हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विज़न की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र क्यों आवश्यक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, श्वसन भागफल क्या है और किस प्रकार से गैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, एटीपी वगैरह का निर्माण। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा से ही। परिभाषा क्या है कि श्वसन क्यों आवश्यक है, कि श्वसन क्यों आवश्यक है। अगर इस क्वेश्चन का अगर हम जवाब दें, यानी व्हाई रेस्पिरेटरी इज नेसेसरी, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी, श्वसन क्यों आवश्यक है, तो देखिए जो अधिकतर जीव होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है मैं पहले आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। जो अधिकतर जीव होते हैं उन्हें अपने पाचित भोजन को, अधिकतर जीवों को अपने पाचित भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ऊर्जा में बदलने के लिए कुछ गैसों की आवश्यकता होती है, कुछ गैसों की आवश्यकता होती है जिसे वो श्वसन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसे वो श्वसन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आप ये साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बात समझ चुके होंगे कि श्वसन आवश्यक क्यों है। श्वसन इसलिए आवश्यक है भी, जो भोजन खाया है उसे पचा लिया है, अब उस पाचित भोजन को अब क्या करना है, ऊर्जा में बदलना है। और ऊर्जा में बदलने के लिए किसकी, कुछ प्रकार की गैसों की आवश्यकता होती है। तो उन गैसों को श्वसन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन गैसों को श्वसन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसीलिए श्वसन आवश्यक है। और ज्यादातर जीव इनमें से जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन का, O2 का। अधिकतर जीव जो इन गैसेस में जो प्रयोग करते हैं, यानी पाचित भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, वो होती है ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने देखा कि श्वसन तंत्र, यानी श्वसन तंत्र के अंदर अगर हम श्वसन देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि C6H12O6, C6H12O6 जो ग्लूकोज है, जो क्या है, ग्लूकोज है। और ये कैसा है, पाचित भोजन के रूप में है, ये क्या है, पचे भोजन के रूप में है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, उनका ब्रेक डाउन हो करके डाइजेशन सिस्टम के द्वारा जब उनको तोड़ करके पाचित किया जाता है तो ग्लूकोज के रूप में वो क्या होते हैं, ये संचित होते हैं। तो ये क्या है, पाचित भोजन है। इस पाचित भोजन के साथ अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लग जाए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लग जाए, जिसे किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, ये प्राप्त की जाती है श्वसन के द्वारा, ये प्राप्त की जाती है श्वसन के द्वारा, यानी रेस्पिरेशन के द्वारा। इसे प्राप्त किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी श्वसन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। तो 6 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है, इसके साथ जब 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं तो इनमें क्या है, ब्रेक डाउन होता है और ये क्या टूटते हैं। टूट करके किस में, टूटने के बाद इससे जो बनते हैं 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, प्लस में 6 मॉलिक्यूल क्या है, H2O यानी जल के रूप में, और क्या है, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, या यहां पर मैं एनर्जी की यूनिट लिख देता हूं ATP, इतना प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च पाचित रूप में जो ग्लूकोज के रूप में पाया संचित हो रखा है, वो क्या है, श्वसन के द्वारा व्यक्ति जब ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके ये विखंडित हो जाते हैं। ये विखंडित होकर के टूट करके 6 मॉलिक्यूल ऑफ किसके बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल ऑफ जल के, और कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। और ये ऊर्जा की हमने यूनिट लिख दी है ATP। ये इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हम यहां पर साफ और स्पष्ट देख रहे हैं कि पाचित भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए गैसों की आवश्यकता होती है। और यहां ह्यूमन जो है कौन सी गैस का प्रयोग कर रहा है, ऑक्सीजन का। ह्यूमन ही क्या, अधिकतर जीव ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, अधिकतर जीव क्या है, ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं।
तो यहां इससे ये हमने इसके अंदर देखा है, और इसको जो हमने ऊपर इसकी परिभाषा, ये क्यों जरूरी है ये देखने के बाद, इस क्वेश्चन के जवाब के बाद हमने ये चीज देखी कि इसलिए जरूरी है, तो हमने इसे रिएक्शन के रूप में भी देख लिया यहां पर। अब हम कुछ रिएक्शन, कुछ क्रियाएं पढ़ते हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं। तो उनमें से क्या है, क्रियाएं पढ़ने चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़े तो हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमें पता होना चाहिए कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं अपचय क्रिया। अपचय क्रिया, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अपचय क्रिया क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इसका पता होना जरूरी क्यों है, हमें उस चीज में ही बात करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर देखा जाए तो कैटाबॉलिक रिएक्शन, अपचय क्रिया, इसे क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन कहा जाता है। यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन एक विनाशात्मक प्रकार की, कैटाबॉलिक रिएक्शन एक विनाशात्मक प्रकार की, यानी डिस्ट्रक्टिव टाइप, यानी कहने का मतलब है डिस्ट्रक्टिव टाइप, डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है, विनाशात्मक क्रिया है। कहने का मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन जो क्या है, एक विनाशात्मक प्रकार की क्रिया है, और इस क्रिया के दौरान होता क्या है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। इस क्रिया के दौरान ड्राई वेट, इस क्रिया के दौरान ड्राई वेट यानी शुष्क वजन, ड्राई वेट यानी शुष्क वजन प्लस, शुष्क वजन प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा, इन दोनों पे प्रभाव पड़ता है, ड्राई वेट और ऊर्जा। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, अगर प्रभाव न बोले तो हम अगर इसे सीधा बोलना चाहे तो ड्राई वेट क्या होता है, लूज होता है, शुष्क वजन क्या है, घटता है। अब मैं बताऊंगा शुष्क वजन क्या है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, शुष्क वजन घट रहा है, और एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज हो रही है, स्रावित हो रही है, रिलीज होती है। तो यहां अगर हम इसे पूरे एक रूप में देखना चाहें, फिर इसके तोड़ तोड़ के हम इसको फिर से पढ़ेंगे कि हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। कैटाबॉलिक रिएक्शन एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन है। इसमें ड्राई वेट लूज होता है और क्या, एनर्जी रिलीज होती है। हिंदी में देखा जाए कि हमारे पास अपचय क्रिया क्या है या कैटाबॉलिक ही लिखा आता है, तो ये एक विनाशात्मक प्रकार की क्रिया है। ये एक विनाशात्मक प्रकार की क्रिया है। इसमें शुष्क वजन में कमी आती है और ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है या स्रावित होती है, बाहर निकलती है। अब कुछ लोगों को ये इस बात में कंफ्यूज है कि यह शुष्क वजन कौन सा है। कुछ लोगों को इस बात में डाउट होता है कि यह शुष्क वजन कौन सा है, तो हम इसके बारे में ही देख लेते हैं। देखिए, शुष्क वजन वो वजन है जो क्या है, हम भोजन वगैरह, देखें कि अगर हम खाली पेट है, अब हम लोग क्या है, खाली पेट हैं, हमारा वेट है मान लो कि 67 kg। थोड़े समय बाद हम क्या करेंगे, खाना खा लेंगे, दबा करके धर पेल के खाना के लिया, तो हमारे पास 68 kg वजन हो गया। जो टेम्पररी रूप में जो वजन बढ़ा हुआ होता है वो शुष्क वजन या ड्राई वेट कहलाता है। जब ये भोजन क्या है पचेगा, पचने के बाद ये पाचित भोजन के साथ हम क्या हमेशा सांस लेते रहते हैं, तो सांस से ऑक्सीजन जाती रहती है, इससे ऊर्जा बनती रहेगी, रिलीज होती रहेगी, तो ये वजन कम हो जाएगा। आपने एक चीज नोट की होगी कि खाना खाने के बाद हमारा वजन बढ़ जाता है, परंतु वही सुबह हमने खाना खाया, वजन बढ़ गया, शाम तक टहलते जब शाम को हमारे पास 5 या 6 बजे, तो तब आप एक बार और फिर से अपना वेट को मेजर करके देखना, आपका वजन खाना खाने के बाद जो था उससे कम है। तो जो ये लूज हुआ है, जो निकला है यहां से वजन जो कम हुआ है, ये ड्राई वेट होता है। यानी टेम्पररी या शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ाया गया वेट जो खाना खा करके व्यक्ति बढ़ा सकता है या वाटर को कंज्यूम करके बढ़ा सकता है, ये हमारे पास शुष्क वजन के रूप में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या है, ड्राई वेट लूज हो जाता है और ऊर्जा रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखा जाए, अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखा जाए तो वो है रेस्पिरेशन, वो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। अगर हमसे पूछे कि कैटाबॉलिक क्रिया या हमारे पास अपचय क्रिया का
जो एग्जाम्पल क्या है वो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। कई बार यहां पर जो क्या क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, कि रेस्पिरेशन किस टाइप की जो रिएक्शन है, तो ध्यान रखिए ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ये क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। श्वसन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो आपके मन में ये बात आएगी कि सर अगर ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव टाइप भी होनी चाहिए, इसके अंदर ड्राई वेट लूज भी होना चाहिए, ऊर्जा भी रिलीज होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी देख लेते हैं, जो हम अभी भी एक रिएक्शन करके आए हैं। तो यहां देखिए ये संचित भोजन था, ये क्या ग्लूकोज पहले संचित भोजन था। अब जैसे इसके साथ में श्वसन के द्वारा हमने ऑक्सीजन को गेन किया है तो ये दोनों मिक्सअप होकर के इनमें ब्रेक डाउन, विनाशात्मक प्रकार की डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ फोड़ की क्रिया, इसमें क्या है तोड़ फोड़ का काम होना शुरू होता है। तो यहां देख सकते हैं हम कि यहां पे यही चीज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जल इनमें बदल चुकी है और इससे क्या है ऊर्जा रिलीज हुई है, इससे क्या है एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल इसने क्या है कैटाबॉलिक रिएक्शन के सारी की सारी जो टर्म्स है उनको फॉलो किया है, उन्हीं टर्म्स को फॉलो किया है। तो इसी कारण जो रेस्पिरेशन एक किस प्रकार की क्रिया है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, इट इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। यह एक अपचय क्रिया है, यह एक अपचय क्रिया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यही बात बताने के लिए कैटाबॉलिक रिएक्शन का बताना जरूरी था। यह एक क्या है अपचय क्रिया है। तो यहां हम देख सकते हैं फिर से, अगर हम डायग्राम में भी देखना चाहे इस चीज को तो ये देख सकते हैं, ये क्या है कैटाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये कोई चीज इस प्रकार से जुड़ी हुई है, ये क्या ब्रेक डाउन होकर के एक तरफ एनर्जी में और ये मॉलिक्यूल्स में अलग अलग में टूट जाएगी। यही चीज हमने वहां पर देखी थी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ऊर्जा में क्या है बदल जाता है, तोड़ देता है। तो ये हमारे पास क्या है कैटाबॉलिक रिएक्शन की बातें हो रही है। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन की बातें हो रही है। तो कैटाबॉलिक इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन ड्राई वेट लूज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास। अगली इसके अंदर जो सेकंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन। वो है एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब उपचय क्रिया। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब उपचय क्रिया। तो देखिए अब हम एनाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पढ़े तो ये क्या है। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर हम देखें इसकी परिभाषा तो ये कंस्ट्रक्टिव टाइप, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। ये क्या है एक कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है। ये क्या है एक कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है। किस प्रकार की रिएक्शन है कंस्ट्रक्टिव टाइप यानी संरचनात्मक। ये एक संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। ये कैसी है संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। इट इज ए कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। और इस दौरान और क्या कार्य होगा, इस दौरान ड्राई वेट, इस दौरान ड्राई वेट यानी शुष्क वजन इंक्रीज होता है, लूज नहीं होता है, गेन करता है व्यक्ति, इंक्रीज होता है। ड्राई वेट इंक्रीज होता है यानी शुष्क वजन बढ़ता है। शुष्क वजन इस दौरान क्या है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट इस रिएक्शन के अंदर क्या है एनर्जी। इस रिएक्शन के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है एनर्जी यानी क्रिया, एनर्जी सॉरी ऊर्जा, एनर्जी यानी ऊर्जा स्टोर होती है। एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है स्टोर होती है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है। एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचय क्रिया, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन, ड्राई वेट इंक्रीज एंड एनर्जी स्टोर्ड। तो हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन एक क्या है संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। इसमें शुष्क वजन बढ़ता है और ऊर्जा क्या है संचित होती है।
ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है, यानी ऊर्जा स्टोर होती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर वैसे बोले सिंथेसिस, संचित होना किसी भी चीज का, परंतु यहां अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेने के लिए जो है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रकार से हमसे यह पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, तो इसी प्रकार से हमारे पास यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह हमारे पास एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। यह क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। फिर से बता रहा हूं, एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचय क्रिया, यह एक संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। इसमें ड्राई वेट इंक्रीज होता है और एनर्जी स्टोर होती है। तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर दौरान क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन वगैरह, केमिकल्स वगैरह मिल करके, सनलाइट वगैरह मिल करके, इससे क्या ऊर्जा का निर्माण होता है और स्टोर होती है, संचित होता है वहां पर। तो हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल यहां पर क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस है। तो हम यहां देख सकते हैं, यहां देखिए एनाबॉलिज्म क्या है। ये इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स है और ये एनर्जी है, ये मिल करके बॉन्डिंग बना देती है और यहां पर इसे क्या है, संचित के रूप में एक आगे हमारे पास कहने का मतलब संरचना बन जाती है। ये एक कंस्ट्रक्टिव टाइप काम हो चुका है यहां पर। तो कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान हम देखते हैं लाइट का प्रयोग होता है, यानी लाइट मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है वहां पर। तो ये किस प्रकार की क्रिया थी? ये एक एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन थी। नेक्स्ट हम तीसरे टाइप की जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है अपने पास, वो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय क्रिया या चयापचय क्रिया। उपापचय क्रिया, चयापचय क्रिया भी आपको नाम देखने को मिलेगा, चयापचय क्रिया। तो ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में वास्तव में देखा जाए तो इसके हम देखें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं? जब क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन एक ही बॉडी के अंदर या एक ही प्लांट के अंदर क्या एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती रहे, यानी टुगेदर वर्क करती हो, एक साथ चलती हो या एक साथ ही कार्य कर रही हो, एक साथ ही कार्य कर रही हो, वर्क कर रही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। कहने का मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शन एक साथ जब क्या है कार्य कर रही हो या हो रही हो, एक साथ ही रिएक्शन हो रही हो, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। और हमारे ह्यूमन के डाइजेशन सिस्टम के अंदर देखा जाए तो ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल है सबसे बढ़िया। तो हमारी बॉडी क्या है, अगर देखा जाए कि ह्यूमन जो सेल्स है, यहां अगर हमारे पास आंसर आ जाए ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स यानी क्या मानवीय कोशिका या जीवों की सेल्स है, वो किस प्रकार की रिएक्शन करती है? तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है। यानी कहने का मतलब सेल्स में एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी दोनों प्रकार के कार्य, दोनों प्रकार की रिएक्शंस एक साथ चलती रहती है। इसीलिए ह्यूमन सेल्स इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेटाबॉलिक रिएक्शन का। ह्यूमन सेल्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेटाबॉलिक रिएक्शन का। यह हमारे पास तीन प्रकार की रिएक्शन देखी हमने, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
तीनों प्रकार की रिएक्शंस के हमने एग्जाम्पल देखे। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से इस चैप्टर से अगर हम देखें रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैटाबॉलिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। ध्यान रखें, अच्छे एग्जाम्स में यूपीएससी में डायरेक्ट कैटाबॉलिक बहुत कम आता है। वहां ऊपर लिखा होता है श्वसन क्या है, तो नीचे नंबर 1 लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। अगर एक क्वेश्चन बना करके देखें हम इसके अंदर, तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। मान लो व्हाट इज ए रेस्पिरेशन, व्हाट इज ए रेस्पिरेशन, यहां 1 नंबर में दे रखा होगा हमें, यह संरचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है, यह कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है, क्रिया है। यह क्या, संरचनात्मक प्रकार की क्रिया है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा होगा, इसको इंग्लिश में ले ले, इट इज कंस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। सेकंड दे रखा होगा, इट इज डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन, इट इज डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। और हमें यहां पर ए ऑप्शन दे रखा होगा ओनली 1, बी ऑप्शन दे रखा होगा ओनली 2, सी ऑप्शन दे रखा होगा बोथ, और डी ऑप्शन दे रखा होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हम खुद सोच सकते हैं यहां क्या हमारे सामने कैटाबॉलिक नाम आया? नहीं, जरूरी नहीं कि आपको यूपीएससी के अंदर ये नाम कैटाबॉलिक के हिसाब से पता चले। अब आपको कैटाबॉलिक के बारे में भी पता है कि कैटाबॉलिक तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है, यानी विनाशात्मक प्रकार की क्रिया है, और श्वसन कैसा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन ही तो है। तो हम यहां से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। ये क्या है, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन। श्वसन क्या है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपके पास यही लिखा हो कैटाबॉलिक, जो इसके पैरामीटर्स कैटाबॉलिक की जो परिभाषा है अगर वो हमें पता है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा कि श्वसन एक क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है या अपचय क्रिया है, बात खत्म। हमें कैटाबॉलिक के बारे में भी पता होना चाहिए। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के पीछे जैसे, चाहे वो क्या है यूपीएससी के अंडर हमारे पास एनडीए सीडीएस की भी बात करें, तो यहां पर क्या एक अच्छे लेवल में क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है। परिभाषा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक तो क्या है, फैक्ट, हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट है, एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर। तो यूपीएससी अधिकतर क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर पूछता है। अगर यही एसएससी, बैंकिंग, इनमें पूछा जाए तो श्वसन क्या है, इट इज ए कैटाबॉलिक टाइप रिएक्शन। ये क्या है, कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शन है। परंतु जरूरी नहीं यूपीएससी कैटाबॉलिक ही पूछे, वो आपका नॉलेज जानने के लिए इसके अंदर और डिटेल में पूछ लेगी कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, ऐसी बातें भी वो पूछ लेते हैं। अब यहां देखो, ऐसे ना दे करके यहां कुछ इस प्रकार से ही पूछ लेता, जरूरी नहीं है कि यहीं पे वो समाप्त कर दे या डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर ले। यहां बात ऐसी भी हो सकती है कि यहां पर 1 नंबर दे दे कि हमारे पास श्वसन क्या है, और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये क्या है, कुछ घुमा करके कि इट इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन, टाइप रिएक्शन and during respiration dry weight increase। तो इतना नहीं है कि हम क्या करें, बस ठीक है सर ने बताया था, हमने इस बात से कर दिया कि इट इज ए डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन, और बस ठीक है ये वाला ही होगा, और तो मेरे पास आगे कंस्ट्रक्टिव आ रखा है, नन ऑफ इस प्रकार से आ रखा है। इन चीजों का जरूर ध्यान दें, इन चीजों का जरूर ध्यान दें। अगर ये डिस्ट्रक्टिव टाइप रिएक्शन है, अगर ये विनाशात्मक प्रकार की क्रिया है, तो क्या ये शुष्क वजन को बढ़ाएगी? यहां तो लिखा है शुष्क वजन बढ़ाएगी। तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा क्या है, डीप में पूछने की कोशिश करते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम, या क्या है यूपी पीसीएस जैसा एग्जाम। यूपी पीसीएस का भी लेवल क्या होता है, यूपीएससी जैसा ही होता है। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है यूपीएससी से भी अच्छे लेवल का। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं यहां पर आप लोगों का जो समय ले रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए ले रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ने हैं,
फैक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फैक्ट पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी तक, एसएससी तक इस प्रकार से काम चल सकते हैं। सिविल सर्विस के अंदर, इनके अंदर हमें और डिटेल में इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को कितना भी गहराई से पूछा जा सकता है, मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक और तीन, इस प्रकार के, तो एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक रहता है। ठीक है, तो ये हमने 3 प्रकार की रिएक्शंस के बारे में देखा था, और यहां से इन 3 प्रकार की रिएक्शन से, या जो अब तक पढ़ा इसके बारे में हमने ये भी जान लिया कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, क्वेश्चन है किस प्रकार का बनेगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे क्या है, यहीं पर हमने एक परिभाषा पढ़ी थी। हमने क्या है, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, एक रिएक्शन देखी थी, परिभाषा नहीं, हमने एक रिएक्शन देखी थी, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसा आता है। एक क्वेश्चन आता है, श्वसन भागफल क्या है। श्वसन भागफल क्या है। व्हाट इज ए रेस्पिरेशन क्वोशिएंट। व्हाट इज ए रेस्पिरेशन क्वोशिएंट। या इतना ना लिख करके और भी गजब आपसे अगर पूछना चाहे तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना सा लिख देगा, व्हाट इज आर क्यू। व्हाट इज ए आर क्यू, इतना भी लिख सकता है। व्हाट इज ए आर क्यू, इतना भी लिख सकता है कि श्वसन भागफल क्या है, यानी व्हाट इज ए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो रेस्पिरेशन से हमारे पास क्या आर, और क्वोशिएंट से क्या हमारे पास क्यू आया, तो श्वसन भागफल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं, अगर हम इनके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अगर इस चीज को नहीं देखेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना नहीं आएगा, और हम उस चीज को उसी आधार पर पढ़ नहीं पाएंगे जिस बेस पे हमें चाहिए। वो हम कुछ क्या है उल्टा सीधा पढ़ने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें, चाहे आपने कोई भी एक आर्टिकल ही पढ़ा है, भले क्यों ना किसी द हिंदू या किसी न्यूज़पेपर में से कोई भी साइंस का कोई एक टॉपिक पढ़ा है, तो आपको उसके सारे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो पता होने चाहिए। तो हमने जितना पढ़ा है उसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन, श्वसन भागफल क्या, ये आता है हमारे पास। तो आर क्यू बराबर क्या होता है, आपको मैं पहले बता देता हूं। आर क्यू बराबर होता है उत्सर्जित, या हमारे पास उत्सर्जित ना लिख करके रिलीज्ड CO2 अपॉन में गेन O2। यानी अगर हिंदी में इस बात को लिखा जाए तो हिंदी में क्या है, उत्सर्जित CO2 अपॉन में प्राप्त O2। ध्यान रखिए ये ऊपर और नीचे इसी फॉर्म में होने चाहिए। ऊपर CO2 होगी वो भी कौन सी रिलीज्ड, और नीचे O2 होगी वो भी कौन सी गेन। ये किसके बराबर है, RQ के बराबर है। देखिए RQ के बराबर रिलीज CO2 अपॉन गेन O2, यानी उत्सर्जित CO2 अपॉन में प्राप्त O2 है। ये इसकी क्या है हमारे पास परिभाषा, डेफिनेशन है RQ की। अब हम एक रिएक्शन पढ़ करके आए हैं अभी। सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ये पढ़ी थी कि C6, हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी C6H12O6 जब रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो इससे क्या रिलीज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 प्लस में 6 H2O, और क्या है ATP ऊर्जा के रूप में हमने देखा था। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखना शुरू करता हूं, क्योंकि जो भी चीज देखें थोड़ा अच्छे से देखें। हमने ये देखा C6H12O6 जो है 6 CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होते हैं, और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ATP। ये हमने रिएक्शन स्टार्टिंग में देखी थी श्वसन की, जिस समय हमने श्वसन क्यों आवश्यक है वो बात की थी। तो ये देखिए हमने इसमें प्राप्त क्या किया है, इसमें हमने 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त किए हैं, और रिलीज क्या किया है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी और H2O भी। तो यहां है उत्सर्जित CO2। तो अब आप खुद बताइए
RQ इज इक्वल टू क्या होता है, रिलीज CO2, उत्सर्जित CO2। तो CO2 के कितने मॉलिक्यूल उत्सर्जित किए हम लोगों ने, 6, तो 6 अपॉन प्राप्त O2 यानी गेंड O2, कितनी O2 प्राप्त की हमने, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्राप्त किए थे, तब हुआ था ये 6/6। और जब हमने इसे कैंसिल किया तो 6/6 क्या है, 1। तो ध्यान रखिए ग्लूकोज का RQ या कार्बोहाइड्रेट्स का RQ या स्टार्च का RQ एक होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होता है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन जनरेट किया, व्हाट इज ए RQ यानी व्हाट इज ए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, श्वसन भागफल क्या है, यह क्वेश्चन हमने अपने आप से जनरेट किया। श्वसन भागफल क्या है, व्हाट इज ए RQ या व्हाट इज ए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी श्वसन भागफल क्या है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि RQ बराबर क्या है, RQ इज इक्वल्स टू रिलीज CO2 अपॉन गेंड O2। ध्यान रखिए रिलीज CO2 ऊपर और O2 नीचे होगा। यहां तो 1 आया, किसी के मन में आएगा सर क्या फर्क पड़ता है अगर हम इसको O2 को ऊपर रख दो, CO2 को नीचे रख दो, 6 ही है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके, ग्लूकोज के केस में, या ग्लूकोज किससे बना है हमारे पास, पाचित होकर के, किसका पाचित रूप है, कार्बोहाइड्रेट्स का या स्टार्च का। सिर्फ इसी केस में तो 1 होगा। फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये भी तो है, फैट प्रोटीन जैसी चीजें भी तो है, तो उनका RQ भी तो निकालना है। वहां तो ऐसे क्या होगी, सिचुएशन डामाडोल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, रिलीज CO2 अपॉन में गेन O2, ये RQ का फॉर्मूला है। उत्सर्जित CO2 और प्राप्त O2। कई बार ये RQ न पूछ करके सिर्फ परिभाषा ही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन उत्सर्जित CO2 प्राप्त O2 ऊपर नीचे करके घुमा फिरा करके दिए जाते हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अब तक हमने क्या देख लिया है, ग्लूकोज उसका RQ या ग्लूकोज न कह करके आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आप कह सकते हैं स्टार्च, तो उनका अगर RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट देखा जाए तो कितना निकल करके आया है, 1 आया है। उनको देखा जाए कितना निकल करके आया है, 1 आया है। आगे धीरे धीरे हम लोग फैट का भी निकालेंगे, प्रोटीन का भी निकालेंगे। इन सब चीजों को हम आगे स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने एक रिएक्शन ली थी, उस रिएक्शन का हमने सॉल्यूशन यहां पर देखा है। तो मैं साइड में हट रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लें, इस चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लें। हमारे पास RQ इज इक्वल टू क्या है, और इसका जो 1 आंसर आया है उसको भी देखें, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। ऐसे नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके रोक करके करना है, वरना ये आपको मैं यहां पर इतना समय नहीं दूंगा कि कम से कम 4 या 5 मिनट का समय लगे। साइड में हट रहा हूं, वीडियो को रोक लें, रोक करके इसे नोट करें, और जैसे ही आप प्ले करेंगे मैं आपको 3 या 4 सेकंड बाद भी दिखाई दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हो रही थी जो हमने पढ़ा था। कैटाबॉलिज्म प्लस में एनाबॉलिज्म दोनों एक ही साथ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के बारे में बात हुई। चलिए आगे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में नेक्स्ट स्टेप। अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव। अगर ऑर्गेनिजम्स देखे जाएं तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट ऑर्गन्स से, डिफरेंट ऑर्गन्स यानी अलग अलग प्रकार के अंगों से श्वसन करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यानी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के अंगों से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो उन्हें जिस प्रकार के अंग से वो श्वसन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उस प्रकार के श्वसन को क्या कहा जाता है, इन चीजों के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट भी क्यों ना हो, कीट भी क्यों ना हो, ये अलग अलग अंगों से रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं। अगर हम इन्हें स्टेप टू स्टेप पढ़ें तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो रेस्पिरेशन आता है वो आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर हम बात करें पल्मोनरी रेस्पिरेशन की,
तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, ये देखिए। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी जब जो जीव, कहने का मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो होता है जो जीव लंग्स से यानी फेफड़ों से, जो जीव फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, तो वो किस प्रकार का रेस्पिरेशन कहलाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ध्यान रखिए, जो जीव लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा क्या है, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो वो जो श्वसन है उस श्वसन का नाम क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। उस श्वसन का नाम क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। तो कई बार ये आ जाता है व्हाट इज ए पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो जीव लंग्स, जो जीव फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, तो उस श्वसन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। उसे क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, हमारे पास एक हो गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक चीज देखिए, आपने एक नाम और भी सुना होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, कई बार ये आ जाता है व्हाट इज ए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या क्यूटेनियस श्वसन क्या है। तो देखिए, जो जीव स्किन के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कहने का मतलब दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्किन्स, जो क्या थ्रू स्किन्स रेस्पिरेशन करते हैं, वो कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, साइंस के अंदर इस प्रकार की टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है अपने आप में। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, यह एक इस प्रकार का रेस्पिरेशन है जिसमें क्या होता है, जीव त्वचा से श्वसन करता है, जिसमें जीव त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। जीव त्वचा के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो वो क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मेंढक, फ्रॉग, इसका क्या है, फ्रॉग अगर एग्जांपल देखा जाए, मेंढक इसका क्या है, एग्जांपल है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जांपल क्या है, मेंढक है। चलो ठीक है सर, ये बात तो हमें पता चल गई कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, फेफड़ों से लेते हैं, वही अंदर गई हमारे पास वायु, और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं फेफड़े क्या है हमारे पास दब जाते हैं। और ये भी है कि फेफड़ों के लंग्स के बारे में तो आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्किन से तो होता है, परंतु होता कैसे है, ये होता कैसे है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, उस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अगर हम बात करें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करते हैं, हमने एक एग्जांपल देखे, ये क्या है, अगर देखा जाए मेंढक क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। और अगर बात की जाए पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात की जाए तो लंग्स, फेफड़ों के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो अब हम पहले क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि होता कैसे एक्चुअल में। तो अगर इनके अंदर देखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मेंढक का ही एग्जांपल नहीं है स्किन से लेने वाला, जरूरी नहीं है कि मेंढक ही क्या करता है, इससे क्या है रेस्पिरेशन करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो कैंचुए को भी देखिए, अर्थवॉर्म जो होता है वो भी क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है, थ्रू क्या स्किन ही करता है, थ्रू स्किन ही करता है। होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में देखें तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये कोई जीव है, ये इस प्रकार से कोई एक जीव है, और इसके क्या है, बाहर वाली बॉडी का क्या है, आउटर सरफेस है, जो स्किन वाले पार्ट यही मान लेते हैं ये है। तो इस पार्ट के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर छोटे छोटे यहां इस भाग के नीचे यहां पर क्या है, कैपिलरीज यानी केशिकाएं पाई जाती है। यहां पर क्या है, कैपिलरीज केशिकाएं पाई जाती है। अब यह है कि आपने एक कैपिलरी इफेक्ट वो केशिकता पढ़ा होगा, वो वाली कैपिलरीज नहीं है यहां पर। ये बात हो रही है हमारे पास कि आर्टरी और वेन, कहने का मतलब आर्टरी और वेन यानी धमनी और सिरा को जोड़ने वाली जो एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है,
धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली, जिनमें ब्लड वेसल्स को जोड़ने वाली तीसरी एक ब्लड वेसल्स होती है कैपिलरी केशिका, वो एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। तो पहले मैं आपको ये है कि ये चीज तो पूरे डिटेल में कहां पढ़ाऊंगा कि ये अर्धपरागम्य झिल्ली है, ये हमारे पास आर्टरी है, वेन है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे जिस दौरान ब्लड को पढ़ रहे होंगे। ब्लड के अंदर हम ब्लड वेसल्स को भी पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा चैप्टर है परिसंचरण तंत्र, उसके अंदर इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। परंतु जितनी चीज की हमें आवश्यकता है उतनी तो अभी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए जहां क्या होता है, अगर आपको ऐसी बात समझ नहीं आई कि ये कैपिलरीज केशिकाएं हैं, अगर आपको ऐसी बात समझ नहीं आई केशिकाएं हैं, तो इसको एक टाइम के लिए कैपिलरीज के नाम से याद रख लीजिए। ये अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। क्या है, इन्हें कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल वेसल्स कह सकते हैं, मेम्ब्रेन झिल्ली होगी। ये अर्धपरागम्य क्या होती है, नलिकाएं होती है। इनका अर्धपरागम्य से अधिक अभिप्राय क्या है, सेमी परमिएबल अर्धपरागम्य से अभिप्राय क्या है, तो यानी कि इनके ऊपर हल्के हल्के से छेद होते हैं। इन नलिकाओं पे या मेम्ब्रेन झिल्लियों पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे हम आगे सेल के अंदर, सेमी परमिएबल वेसल्स हम यहां कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की नलिकाएं होती हैं, इनके ऊपर हल्के हल्के से छेद होते हैं जिनमें से कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्धपरागम्य मेम्ब्रेन कहा जाता है, अर्धपरागम्य झिल्लियां कहा जाता है, या अर्धपरागम्य वेसल्स नलिकाएं कहा जाता है। जहां अर्धपरागम्य नाम लिखा हो, चाहे वो झिल्ली के आगे लिखा हो, चाहे वो नलिका के आगे लिखा हो, तो ध्यान रखिए उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे क्या कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल वेसल्स कहा जाएगा। तो हम यहां देखें तो हमने ये देखा कि केशिकाएं जो क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वेसल्स होती है। अर्धपरागम्य क्या होती है, ये हमारे पास नलिकाएं होती है, और इनके अंदर क्या है, ब्लड। इतना समझ लो इनके अंदर ब्लड बहता है। अब यह है कि कोई बोलेगा नहीं सर ब्लड तो हमारे पास आर्टरी और वेन में बहता है। भाई यहां समझने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा, इनमें भी ब्लड बहता है। आर्टरी और वेन्स को अगर ये जोड़ने का काम करती है, धमनी और शिरा, तो इनमें ब्लड बहता है। जब इनमें से ब्लड बहता है, सुनते रहना, जब इनके अंदर से क्या है, केशिकाएं हैं, ये बाद में नाम लिख लेना इसको, इनमें से जब ब्लड बहता है तो इनमें से गैसेस अंदर बाहर आ जा सकती है। तो अंदर बाहर आई जाएगी कैसे, अंदर बाहर कैसे आई जाएगी? अब देखो जब ये अंदर गई, जीव के शरीर में थी, ब्लड में बह रही थी, तो याद करो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे पास क्या, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, अंदर CO2 ज्यादा हो गई। CO2 की मात्रा क्या होगी, ग्रेटर हो गई, ज्यादा होगी, CO2 हो गई ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, बाहर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। और यहां CO2 उसके अंदर वाले कंपैरिजन में क्या है, कम है, अंदर वाले कंपैरिजन में वातावरण में क्या है, कम है। और यहां एक दूसरी चीज और देखी कि यहां O2 हो गई कम। O2 कैसे कम हो गई, क्योंकि ग्लूकोज इसके साथ रिएक्शन कर करके जो O2 थी वो CO2 में और क्या है, H2O में कन्वर्ट हो गई। O2 होगी कम, और बाहर वातावरण में देखा गया तो O2 है ज्यादा। तो एक बात आप मुझे इतनी बताइए कि जो गैसेज होती है, जो गैसें होती है, वो ट्रैवल कैसे करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? तो गैसेज मूव करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो हमने देखा कि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, यानी बाहर प्रेशर भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अंदर प्रेशर कम होगा। तो ऑक्सीजन कैसे मूव कर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर मूव कर जाएगी। और इन कैपिलरीज ये सेमी परमिएबल है, तो इनके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री मार गई, ऑक्सीजन मार गई एंट्री। अब CO2 बाहर कैसे निकलेगी, CO2 बाहर ऐसे निकलेगी जी, देखो यहां पर क्या है हमारे पास, यहां देख सकते हैं कि अंदर CO2 ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर CO2 कम है तो कोई भी गैसेज है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आ जाती है। ये कैसे, इनकी जो स्किन होती है कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ गई, बाहर आ चुकी है, और वहां ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, अंदर एंटर हो चुकी है।
तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्सचेंज हो जाती है। ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आ जाती है। किसके कारण है, तो हमारे पास दाबांतर के कारण, दाब में अंतर होने के कारण ये गैसेस अंदर और बाहर चली जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो ये समय, इस समय क्या है, ये एक ऐसा जीव है जो क्या स्किन से क्या करता है, सांस लेता है। तो अगर देखा जाए मेंढक तो क्या है, स्किन से, सिर्फ और सिर्फ स्किन से सांस नहीं, मेंढक तो क्या है, फेफड़ों से भी सांस लेता है भाई, फेफड़ों से भी सांस लेता है। तो इसके नीचे, इसके अंदर नीचे लेयर देखी गई तो वहां क्या है, इनके ऊपर छेद है स्किन के ऊपर, नीचे वाली साइड में कैपिलरीज केसिका, उनमें भी क्या सेमी परमिएबल है। तो यहां बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, अंदर कम है तो अंदर चली जाएगी। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जाकर के ग्लूकोज का क्या ब्रेकडाउन हुआ है, जब उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, तो वहां से वो क्या है, ऑक्सीजन अंदर कम हो गई, अंदर ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो ये क्या है, दाबांतर के कारण, गैसों में दाबांतर के कारण ये क्या है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाती है जीवों में। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, इस प्रकार से होने वाली क्रिया है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, इस प्रकार से होने वाली क्रिया है। तो अब हम यहां देखते हैं, हमने दो चीजें पढ़ी है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी जो जीव फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, लंग्स के द्वारा क्या रेस्पिरेशन करते हैं, उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो जीव थ्रू द स्किन, थ्रू स्किन रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या, यहां पर देखा जाए तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में आते हैं। ध्यान रखिए, मेंढक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है और मेंढक यहां पर देखा जाए पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है, दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन करता है। अब हमने यहां देख लिया जीव, अर्थवॉर्म केंचुआ है, वो क्या करेगा, इन्हीं के थ्रू करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो एक चीज आपको हिंट बता देता हूं, जो जीव क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं यानी स्किन के या त्वचा के द्वारा जो श्वसन करते हैं, उनकी त्वचा जो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से क्या है, गीली गीली सी नजर आएगी, यानी यहां हम कह सकते हैं कि गीलापन सा उसके अंदर नजर आएगा। ठीक है, गीलापन सा उसके अंदर नजर आएगा, यानी चिपचिपा सा पदार्थ आपको नजर आएगा। मेंढक की स्किन देख लीजिए, कैंचुए की स्किन देख लीजिए, तो इन पे क्या आपको कुछ पदार्थ सा, चिपचिपा पदार्थ सा लगा हुआ नजर आएगा। तो ये हमने इसके एग्जाम्पल देखे। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल क्या है, अगर पल्मोनरी रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल देखे जाएं तो मैमल्स यानी जो स्तनपाई होते हैं, जो स्तनपाई होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका। और इसके अंदर देखा जाए एविस यानी जो पक्षी वर्ग है वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का। और देखा जाए रेप्टाइल्स यानी जो सरीसृप वर्ग है, जो रैंक करके चलने वाले होते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और कुछ एम्फीबियन उभयचर भी होते हैं, जो क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उभयचर वो होते हैं जल और स्थल दोनों जगह पर रहते हैं। जैसे फ्रॉग, मेंढक की बात की जाए, वो पानी के अंदर भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहता है, तो एम्फीबियन में आएगा, उभयचर में आएगा। तो ये भी क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। तो अब तक हमने दो प्रकार के रेस्पिरेशन के बारे में बात की है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में हमने यहां पर एक्सप्लेन कुछ किया है, तो ये चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये मेंढक बना हुआ है, देख लेना। अगर इसके बाद हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एक और रेस्पिरेशन हम तीसरा देखते हैं। थर्ड टाइप का जो रेस्पिरेशन वो क्या है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो जीव क्या है, ट्यूब से, जो जीव ट्यूब के द्वारा यानी नलिका के द्वारा, ट्यूब के द्वारा यानी नलिका के द्वारा श्वसन करते हैं, जो जीव ट्यूब के द्वारा, नलिका के द्वारा श्वसन करते हैं, तो वो किस प्रकार का श्वसन कहलाता है, वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। वो कौन सा है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाता है।
जो जीव किसके ट्यूब नलिका के द्वारा यानी उसके अंदर श्वसन होने की या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए नलिका के रूप में ट्यूब के रूप में लगा हुआ है, बीच में कोई फेफड़े वगैरह नहीं है, ट्यूब लगी हुई है, उसके द्वारा जो क्या है श्वसन करता है, तो इस प्रकार का जो श्वसन कहलाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इंसेक्ट्स, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, इंसेक्ट्स यानी जो कीट होते हैं, जो कीट होते हैं वो किस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है इनमें। इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। ट्यूब के द्वारा रेस्पिरेशन करने वाला रेस्पिरेशन किस प्रकार का है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन है। या ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा किया जाता है, इंसेक्ट अधिकतर कीटों के द्वारा ये रेस्पिरेशन किया जा सकता है। और इनके अंदर क्या है, ट्यूब और सैक्स लगे होते हैं, एयर सैक्स लगे होते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्या फेफड़ों के साथ में डायफ्राम लगा होता है, तो इनके क्या होता है, ट्यूब और सैक्स लगे होते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने, अगर हम ये देखें तो इनके अंदर देखिए इस प्रकार की ट्यूब्स, अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या ये ट्यूब्स आ रही है, ये इनके अंदर क्या है, ट्यूब्स आ रही है, और इनके द्वारा इनके अंदर क्या होता है, श्वसन होता है। तो यहां देख सकते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, ये क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स है, ये क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स। और इनमें एयर सैक लगे होते हैं, एयर सैक लगे होते हैं, यानी गुब्बारे के जैसे एयर सैक लगे होते हैं, यानी गुब्बारे जैसी आकृति इनसे ट्यूब से जुड़ी हुई होती है, यानी मेनी नंबर ऑफ एयर सैक्स लगे होते हैं। यहां देखा जाए तो ये देखिए इनके अंदर क्या है, एयर सैक लगे हुए हो रहे हैं। अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो मानव के जो लंग्स फेफड़े होते हैं उनके अंदर एयर सैक न लग करके डायफ्राम लगा होता है। मानव के अगर देखा जाए मानव जो है उसके अंदर क्या एयर सैक लगे होते हैं, नहीं जी, उसके अंदर उसके लंग्स जो फेफड़े हैं उसमें एयर सैक न लग करके उसके स्थान पर डायफ्राम लगा हुआ होता है, उसके स्थान पर डायफ्राम लगा होता है। तो ये हमारे पास तीसरे टाइप का जो रेस्पिरेशन था, ये कौन सा रेस्पिरेशन था, ये है हमारे पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये है हमारे पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन। कुछ समय के लिए साइड में हट रहा हूं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन के बारे में स्पीड से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट, वीडियो को पॉज करके फटाफट कर लीजिए। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, तो ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है, अगर इस चीज के बारे में हम बात करें तो अगर देखा जाए गिल्स के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन, गिल्स के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन या गिल्स के द्वारा किए जाने वाला श्वसन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है, उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। गिल्स के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक जानवर जो होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मछली। तो जो मछली होती है तो यहां हम देख सकते हैं कि इसके साथ में ये गिल्स लगे हुए हैं, ये क्या है, गिल्स लगे हुए हैं। तो गिल्स के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है, गिल्स के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। और यहां देखा जाए तो मछली या अनदर एक्वेटिक जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो क्या इस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमने जो आज बात की है, अगर देखा जाए तो हमने किस किस पॉइंट पर बात की है, हमने सबसे पहले देखा रेस्पिरेशन का क्यों जरूरी है, इसके अंदर हमने 3 प्रकार की रिएक्शन देखी थी, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक। उसके बाद में हमने कई प्रकार के रेस्पिरेशन के टाइप देखे हैं कि उनके जो जीव जिस प्रकार के ऑर्गन से रेस्पिरेशन या श्वसन करता है तो उस जीव के अंदर है वो क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे हमने पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स फेफड़ों के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन था, उसके बाद में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन
स्किन के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन था। फिर हमने देखा ट्रैकियल रेस्पिरेशन यानी ट्यूब से होने वाला रेस्पिरेशन जो है, और हमने लास्ट में देखा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यानी गिल्स के द्वारा किया जाने वाला रेस्पिरेशन था। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमने अभी तक क्या है, ये सब कॉमन चीजें पढ़ी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट यहां से रेस्पिरेशन से क्वेश्चन निकल करके बनता है। देखिए आगे जो होगा हमारे पास, हमने क्या सब जीवों के बारे में टाइप ऑफ रिएक्ट जो रेस्पिरेशन ये पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसको लेकर के पढ़ेंगे, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो आज इस लेक्चर का यहां पर हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद।